रहा था कि कोई चीज इंग्लिश में फिक्स नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन 3 शब्दों को, जिनको आप डिग्रीज बोलते हैं। डिग्रीज मतलब एडजेक्टिव कहते हैं इनको, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है एडजेक्टिव ही हो। अब मैंने लिख दिया डू गुड, ये एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया। गुड हैज बीन डन, नाउन में कन्वर्ट हो। इट हैज बीन कन्वर्टेड इन नाउन। Do your best, again it has been in noun. Do best, it has been changed into adverb. Do best बोला, best do के लिए है। तो यदि दिमाग में कोई ऐसा चीज फिक्स कर रखा है तुम लोगों ने कि साहब इसके साथ यही होगा और यही वर्ड है, तो रिमूव इट फ्रॉम योर माइंड, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आप देख रहे हैं, यू हैव सीन दैट। I is a pronoun। कहां सोच के बैठे हैं, एम ई आता है, इट इज टेकिंग, आई इज टेक कर रहा है। तो जो सोच में, बुद्धि में जो कुछ भी भर के बैठे हैं उसको रिमूव कीजिए दिमाग से। इज ले रहा है, आर भी लेता है। आई एम गोइंग, आरंट आई, टैग क्वेश्चन, see that। तो nothing is fixed as far as English level is concerned, English language is concerned। इसको तो जिसने इसके पलटवार को समझ लिया और ढंग से खेल लिया इससे, वो ही है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। कोई भी टीचर कहता है मैं इस सब्जेक्ट का ज्ञानी हूं, तो बेवकूफी की बात है। ज्ञानी तो वो थे जो इनको डेवलप कर गए। वी आर जस्ट लर्निंग बाय हार्ट। हम तो दिल से कंठस्थ किया है इसको और पढ़ा रहे हैं। हम ज्ञानी नहीं है। हमको पता है कि हाउ टू ले द टेबल, कैसे आपके सामने परोसा जाएगा। हम तो एक परफेक्ट शेफ हैं कि किस चीज को कहां कैसे बने। कल को आप भी ज्ञानी बन जाएंगे सब, जब आप भी रट के इन सारी चीजों के यूज को समझ जाएंगे। तो इंग्लिश में एक साइकोलॉजी लेके मत चलना कि साहब यही फिक्स चीज। आप देखिए, बेस्ट आप सब सुपरलेटिव समझ के बैठे थे, मैंने नाउन भी बना दिया और एडवर्ब भी बना दिया। यहां पे बेस्ट तो कोई चीज फिक्स नहीं है। आज आप रीट दे रहे हैं, कल 2nd ग्रेड भी देंगे, 1st ग्रेड भी देंगे। और भगवान का नाम लेके कोई परीक्षा आज तक पास नहीं हुई है। जिसका लाठी उसका भैंस। मैं यहां स्टार्टिंग के 2 और 3 दिनों आप देख चुके ना, यू हैव सीन दैट। बेस्ट इसमें एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया। यहां मैंने इसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया। यहां मैंने इसको फिर नाउन में कन्वर्ट करके और क्या बना दिया, नाउन फ्रेज बना दिया इसको। और बेस्ट क्या बन गया, नाउन बन। आई के साथ इज भी आता है, आई के साथ एम भी आता है, आई के साथ आर भी आता है। तो बहुत उतार चढ़ाव है। हम थोड़ा सा बंदर को हल्दी की गांठ मिल गई और पंसारी बन बैठा अपने आप को इंग्लिश का, वो समझ रहे हैं। बट ये गिरगिट है। ये कहीं भी कोई भी टर्न ले लेगी, कहीं भी कोई भी चेंज ले लेगी, ये ध्यान रखना। मैं आपके स्टार्टिंग में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव 3 चीजों से वो कराऊंगा, क्योंकि जब तक उसका प्रॉपरली बेस नहीं होगा, आपको पहचानना नहीं आएगा, तब तक आप इस इंग्लिश पे फाइट नहीं कर सकते हैं। लिखने के लिए मैं 2, 3, 4 चीजों को ही लिखवाऊंगा आपकी कॉपी में। लिंकिंग वर्ब्स जब डिस्कस करेंगे, फेनेटिक्स जब हम डिस्कस करेंगे, और मेथड्स जब डिस्कस करेंगे। शुरू के जो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब है एंड नाउन, प्रोनाउंस हैं, इनको मैं प्रिंटेड दूंगा आपको। यहां बोर्ड पे समझाऊंगा और समझाने के बाद आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। कल मिल जाएगा, आज मैं दे दूंगा इनको। और उसके बाद बस मैं यहां बोर्ड समझाऊंगा और आप पढ़ते रहिए। मैं आज केवल नाउन की आइडेंटिफिकेशन समझा रहा हूं आपको।
ऐसा समझ के पढ़िए कि जिंदगी में पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग दैट रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? आइए बस केवल देखिए बोर्ड पे, कुछ नहीं जानते, पहली बार एक शब्द सुना नाउन, और बचपन से हमने सीखा है द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, राइट? एज फार एज नाउन इज कंसर्न इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ग्रामर ने इस नाउन को 5 भागों में बांटा। सबसे पहले आया कॉमन नाउन, है ना? कॉमन नाउन आया। कॉमन नाउन के लिए ग्रामर ने कहा अ वर्ड which can be used for any person, place and thing is called a common noun। एक शब्द जिसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के लिए कर देंगे उसे कॉमन नाउन का। A word which can be used for any person, place and thing is called a common noun। Suppose I am just going to say city, it's a common one। जयपुर के लिए भी मैं सिटी का इस्तेमाल कर सकता हूं, जोधपुर के लिए भी कर सकता हूं, अलवर के लिए भी कर सकता हूं। वही बात आया, अ वर्ड विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। इफ आई एम जस्ट गोइंग टू से बाय, अब आप बॉय बोलो, मैं तो बाय बोलूंगा इसको। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो वही बात, मैं इन भैया के लिए, उनके लिए किसी के लिए भी शब्द का प्रयोग कर सकूं, दैट इज ए कॉमन वन। वही डेफिनेशन आया, अ वर्ड विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू से फादर, मैं मेरे पिता को भी इंग्लिश में फादर बोल सकता हूं, आप अपने पिता को भी फादर। भाई ये ध्यान रखना इंग्लिश पढ़ते समय कि गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। मैं एक ही हूं संजय भारद्वाज, मैं मेरे भाई के साथ खड़ा हो गया तो मेरा अब रिलेशन बदल गया, भाई बन गया। पत्नी के साथ खड़ा हो गया, पति बन गया। बच्चों के साथ खड़ा हो गया, बाप बन गया। जीजा के साथ खड़ा हो गया, साला बन गया। और साले के साथ खड़ा हो गया, जीजा। आई एम ओनली वन, बट एज आई एम स्टैंडिंग विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्संस, माई डेजिग्नेशन इज जस्ट गोइंग टू बी चेंज्ड। सेम थिंग विद द इंग्लिश, जहां जैसे खड़ा होगा। इंग्लिश पे कमांड करने के लिए 2 चीज आना बहुत जरूरी है। मेरे तजुर्बे के इस 20-22 साल के तजुर्बे से इतना सा सीखा है कि वैकेबलरी बहुत साउंड हो, जिससे आप उसका अर्थ समझ सकें, और सेंटेंस का पैटर्न ढंग से आए जिससे कि अपन उसका हिंदी समझ सकें। और हिंदी जब अपन समझ गया सेंटेंस का बहुत प्रॉपरली, भारतीयों की, हम लोगों की, मैं भी भारतीयों, विडंबना है कि न तो अंग्रेज बन पाए और न ही हिंदू बन पाए, दोनों तरफ बीच में लटक रहे। बस अभी आज भी यही बोल रहे हैं, जस्ट अभी अभी आया हूं मैं। अब वो जस्ट का मतलब ही अभी अभी होता है, तो अब वो जस्ट भी जोड़ दिया, और वो उस तरह का लैंग्वेज हमारा चल रहा है। बट कोशिश कीजिए कि इनको डिफरेंशिएट करने का। तो हमने कहा कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। एज फार एज नाउन इज कंसर्न, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ए कॉमन वन। A word which can be used for any person, place and thing is called a common noun। मैंने बोला फ्लावर, कॉमन नाउन है। गेंदे का है तो भी फूल, गुलाब का है तो भी फूल, और रोज है, लोटस है, वो भी फूल। इफ आई एम जस्ट गोइंग टू से कंट्री, कॉमन नाउन, किसी भी देश का। मोबाइल, कोई सी भी कंपनी का हो मोबाइल, राइट? हाउस या होम, मेरा घर भी इंग्लिश में हाउस या होम, और आपका घर भी इंग्लिश में हाउस या। वही बात आया, अ वर्ड विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। एक शब्द जिसका प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी भी स्थान के लिए कर देंगे उसे कॉमन। अब सोचते रहो, चाहे टीवी है कॉमन नाउन, सैमसंग का है तो भी टीवी, एलजी का है तो भी करो। जूता है, शूज है, इट्स अ कॉमन वन। बाटा है तो भी, स्केचर है तो भी, और किसी कंपनी का है तो भी। क्लियर?
Second one is called proper noun. प्रॉपर नाउन के लिए ग्रामर कहती है a particular word which can be used for a particular person, particular place and particular thing is called a proper noun. एक निश्चित शब्द जिसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान के लिए करेंगे उसे proper noun. Suppose I am just going to say boy, it's a common one. But if I am just going to say Ram, Mohan, Mukesh, Rajesh, what are they? They all are the proper noun. If I am just going to say girl, it's a common one. But if I am just going to say Sita, Radha, it's a proper one. If I am just going to say TV, it's a common one. But if I am just going to say Samsung, LG, Videocon, they are the proper noun. If I am just going to say city, it's a common one. But if I am just going to say Jaipur, Jodhpur, Udaipur, what are they? They all are the proper. Is that clear? The name of a person, place and thing is called a noun. It has been divided into 5 parts. The first one is common. एक शब्द जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान. Proper. एक निश्चित शब्द जिसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान. Third one is called material noun. ग्रामर कहती है कि all those things which are bought and sold with the help of measurement are called material. जीवन में जिन चीजों का प्रयोग भी आप नाप के और तोल के करेंगे उसे मटीरियल नाउन में कैलकुलेट किया जाएगा कि all those things which are bought and sold with the help of measurement are called material noun. किसी भी दुकान पे जाके ये नहीं बोला है कि 50,000 दाने चीनी के गिन दो, ऐसा बोलते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो. कौन कैसे आया? तुल के आया, मटीरियल नाउन. मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदा 20 बाई 30, 30 बाई 40, 40 बाई 50, नप के आया, मटीरियल नाउन हो गया. खेत खरीदा 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, नप के आया, मटीरियल नाउन हो गया. दाल लाए, चावल लाए, चीनी लाए, हल्दी लाए, मटीरियल नाउन हो गया. पेट्रोल खरीदा, डीजल खरीदा, नप के आया, मटीरियल नाउन हो गया. जलाने के लिए लकड़ी खरीदी, तुल के आई, मटीरियल नाउन हो गया. दरवाजा खिड़की बनाने के लिए खरीदा, फिट के हिसाब से नप के आया, मटीरियल नाउन हो गया. यानी ऑल दोज थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट आर कॉल्ड मटीरियल नाउन. भाई यही आपको दिमाग में रखना है, हाउ इट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस. अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने पिता के घर में, अपने परिवार में पैदा हुए होंगे, पिताजी लेबर रूम के बाहर खड़े होंगे, नर्स ने आके बताया होगा तो पिताजी यही चिल्लाए होंगे, अटल जी पैदा हो गए, अटल जी पैदा हो गए, या लड़का पैदा हुआ. यानी हर चीज पहले कॉमन नाउन बनती है, फिर उसको बैप्टाइज किया गया, अटल जी नाम दिया गया, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर नाउन. अटल जी के अंदर प्यार, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, कायरता सब था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया. उनका इतना वजन था, इतना ब्लड था, इतना हड्डी थी, मटेरियल में कन्वर्ट. यही देखने का सबसे बड़ा बात होगा कि हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. मैंने एक टीवी खरीदा, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू से लाइक दिस, तो यहां मैं कॉमन की तरह व्यवहार करूंगा. मैंने सैमसंग टीवी खरीदा, मैं प्रॉपर की तरह सोचूंगा. और मैंने 42 इंची सैमसंग टीवी खरीदा, आई जस्ट लुक टुवर्ड्स इट लाइक ए मटीरियल. बस आपको वही नजर और वही सोच चाहिए. स्टूडेंट हैं, एक्सेस बोलने की जगह आप जॉकर नहीं है. कुछ लड़कों का हिसाब होता है अपने आप को जॉकर की तरह प्रदर्शित करना, बोलेंगे लोग हंसेंगे, तो तुम हंसाने के लिए तो और ही जगह डिप्लोमा लो, रीट की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अपना लेवल क्यों गिराने के लिए बैठे? ऊंचा सोचो ना, जो ऊंचा जाओ. हमेशा गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मरना बहुत गुनाह है. अब भारत में गरीब का मतलब पैसा से निर्धन होता है, वो गरीब मानसिक कमी को गरीबी कहा जाता है. मेरे हिसाब से इंग्लिश जैसा कहती है, मैं उसी हिसाब से फॉलो करता हूं. तो कहने का मतलब है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट आर कॉल्ड मटीरियल.
कोई प्रश्न इस बारे में? The name of a person, place and thing is called a noun. It has been divided into 5 parts. First one is common, a word which can be used. मेरी भाषा समझ में आ रही है ना आपको? A word which can be used for any person, place and thing is called a common noun. A particular word which is used for a particular person, place and thing is a proper. All those things which are bought and sold with the help of measurement are called material. बस ये ध्यान रखना जब भी सेंटेंस के साथ डीलिंग करें. फूल खरीदा, गुलाब का फूल खरीदा, 2 किलो खरीदा. बस ये सेंटेंस पे निगाह रखना जब भी डील करो कि कौन सी चीज कहां यूज हुई. हमारी सोच जो एक शब्द को लेके फिक्स है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हर चीज, अब जैसे आपसे बोलूं कार, आप कहोगे साहब नाउन है. मैंने लिख दिया डोर, आपसे पूछा क्या है, आपने कहा नाउन है. बट इफ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट देम टुगेदर, तो ये तो नाउन है बट इट हैज बिकम एडजेक्टिव. अब यहां कार, ये एडजेक्टिव की तरह मैं इससे व्यवहार करूंगा जब व्हेन आई एम डीलिंग विद द सेंटेंस. तो यही खेल इस इंग्लिश का है. अब क्या रूल है? और मैंने लिखा माई, आपसे पूछा, आपने कहा प्रनाउन है ये. मैंने लिखा फादर, आपसे पूछा, आपने कहा नाउन है. But if I'm just going to write them together, ये तो नाउन है लेकिन ये pronoun has been converted into adjective. Why? Because if a noun has been written before a noun, noun से पहले यदि noun लिख दिया जाता है, if a noun has been written before a noun, or maybe pronoun has been written before a noun, pronoun has been written before a noun, the first one is called adjective and as far as the second one is called, that is noun. तो मैंने कहा ना कोई चीज इंग्लिश में फिक्स नहीं है, वर्ब है. अब जैसे मैंने वर्ब कोई बोला, I ate food, I cooked food, और I ate cooked food. Verb, adjective. कोई सी भी चीज कहीं भी फिक्स नहीं है कि सोच के बैठे हैं ये वर्ब है, वर्ब है. वर्ब क्या एडजेक्टिव में बदल गया, इट हैज गॉन. ये किस में बदल गई? एडजेक्टिव. ये नाउन में भी कन्वर्ट हो जाता. जैसे cooking is a nice habit. ये लीजिए नाउन, जीरेंड में कन्वर्ट करके मैंने इसे नाउन में तब्दील कर दिया. तो ये जो दिमाग में भ्रांति बैठी है कि ये शब्द फिक्स है, यही सबसे बड़ी हमारी परेशानी है इंग्लिश में, कि हम एक फिक्स मान के बैठ गए कि ये शब्द यही है, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही रटूंगा. मेरी दादी बढ़िया कढ़ी बनाती थी, मेरी बीबी नहीं बना सकती. ये सोच जो एक आदमी के लिए फिक्स है, एक चीज के लिए फिक्स है, उसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए. क्योंकि कोई चीज, नथिंग इज सर्टेन एज फार एज दिस लैंग्वेज इज कंसर्न. एवरी टाइम इट्स चेंज इट्स कलर, अपना रंग बदलेगी, अपना व्यवहार बदले. गिरगिटों की भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है. चोर से कह देते थे चोरी कर लो, और साहूकार से कहते थे चोर आ रहा है लेने के. हैं? दोनों तरफ खेलते थे, इसलिए 200 साल याद कर. तो आदमी का जैसा होता है उसका लैंग्वेज भी वैसा ही होता है. यही इसकी ब्यूटी है. अब इसको ब्यूटी कह लो या इसका गिरगिट पना कह लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर द नेम यू वांट्स टू गिव इट. यू अंडरस्टैंड? तो कोई चीज भी करने से पहले ये मत सोचना कि फिक्स है, मैं रट के बैठा हूं और यही चीज को ऐसा करूंगा, मैं वहां से यही क्यों. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें 2, 4, 5, 10 रूल मास्टर जी ने भी रट रखे हैं, उन्होंने भी रटा दी और हमने भी रट लिए. लेकिन ये रटंत है, इसी कारण से आज तक आप इसमें धोखा खा रहे हैं. आज तक आप इस पे कमांड नहीं करके आए, जबकि आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी लिटरेचर से कर लिया, 5 क्वेश्चन रट लिए 5 साल के पेपर और दे दिया. किसी चीज का कोई होश नहीं है.
दो चार सेंटेंस इंग्लिश के बोल लिए तो ज्ञानी बन गए, वरना जिस वृक्ष में फल होगा वो उतना ही झुकेगा। वो कोई प्रश्न? आगे बढ़ूं? कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, संग्रह कर लो। जनरली हमारी फिलॉसफी क्या होती है कि हम जब भी किसी एक चीज को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, राइट? बुक ज्यादा दिखानी है, बुक्स कह दिया। चेयर ज्यादा दिखानी है, चेयर्स कह दिया। टेबल ज्यादा दिखाना है, टेबल्स बोल दिया। बट एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड इज कंसर्न, इट सेज अ वर्ड not having s or es. You understand? A word not having s or es. But whenever we are just going to pronounce it, it makes us to feel about the gathering of many persons, places and things together. एक शब्द जिसमें कोई एस या एस नहीं है, लेकिन जब हम उसे उच्चारित करें, उसे बोलें, तो हमें एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थानों का एक साथ होने का एहसास। A word not having s or es, but whenever we just pronounce it, it makes us to feel about the gathering of many persons, places and things together. Suppose I am just going to say player. Common noun है, किसी का भी खेल का हो common है. If I am just going to say Sachin Tendulkar, it's a proper one. But if I am just going to say एक का एहसास एक से अधिक का, then what is that? If I am just going to say suppose I am just going to say class. Class इस कमरे का नाम नहीं है. क्लास कल यहां ऑफिस खोल दो, ऑफिस कल आएगा. क्लास का मतलब है बहुत से विद्यार्थियों का एक जगह बैठना और टीचर का उनको पढ़ाना. कल से मैं सड़क पर एक फर्श बिछा लूं, एक बोर्ड लगा लूं, आपको फर्श पे बैठा दूं और पढ़ाना चालू कर दूं. द पर्सन हु आर पासिंग थ्रू देयर क्या कहेंगे? क्या चल रही है? क्लास. क्लास मीन्स द गैदरिंग ऑफ मैनी स्टूडेंट्स एट वन प्लेस एंड ए टीचर इज जस्ट गोइंग टू गाइड देम. दैट इज व्हाट? क्लास. मैं आपकी याददाश्तों को 10 या 15 साल पीछे ले चलूं. उस समय बड़ी चौपड़ पर हवा महल के नजदीक विधानसभा लगा करती थी. Now you have to stand at a Ajmeri and hire a rickshaw and say to him that take us to the assembly. विधानसभा ले चलो. वो आपको बड़ी चौपड़ ले जाएगा या अमरूदों के बाग पे लेके आएगा? अमरूदों के बाग पे. अब तो विधानसभा is not the name of a building. It is a group of people chosen from the different part of the state sitting at one place and taking some perfect decision about the benefit of society. You understand what I'm saying? कि ये विभिन्न स्थानों से चुने हुए व्यक्तियों का समूह है जो एक जगह बैठ रहा है और समाज के हित के लिए कोई निर्णय ले रहा है. इनको उठा के कल से दौसा में बैठा तो ले जाके, तो अब विधानसभा कहां कहलाएगी? तो इट इज नॉट द नेम ऑफ ए बिल्डिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. यानी कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव. मैंने बोला बंच, मैंने बोला गैलेक्सी, कलेक्टिव. गैंग. तो अ वर्ड not having s or es, but whenever we just going to pronounce it, it makes us to feel about the gathering of many persons, places and things. Is that clear? आगे बढ़ूं? The next and the last one is called abstract noun. Abstract, अमूर्त, which cannot be seen, जिसे हम देख नहीं सकते. ये डेफिनेशन दे दी ग्रामर ने. उधर बहुत हीट आता है कि ऑल दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. वो सभी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये डेफिनेशन हमको मिल गया.
बट मैं समझता हूं इससे स्टूडेंट थोड़ा सा सोचने में दिक्कत करता है। मैं एक हल्की सी परिभाषा देते हूं। सपोज कीजिए देयर इज ए नॉब ऑन द वॉल, दीवार पर एक खूंटी लगी हुई है, हैं? और मैं ये कहता हूं कि वो सभी चीजें जिन्हें सीधा या एक थैले या थैली में डालकर खूंटी पे न टांग सकें, वो सभी चीजें जिन्हें सीधा या एक थैले या थैली में डालकर खूंटी पे न टांग सकें, दे ऑल आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट। खत्म हो गया डेफिनेशन कि ऑल दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी हैंग ऑन द वॉल आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए मैं इसको सिद्ध करता हूं। मैंने इस भैया को अभी कॉमन नाउन कह के पुकारा कि लड़के यहां, दीवार पर एक ऐसा खूंटी लगा है बहुत बड़ा, मैंने कहा भाई इस पे लटक जा, ये ऐसे पकड़ के उसको लटक गया, कॉमन नाउन टक गया। मान लीजिए इनका नाम मुकेश है, मैंने कहा मुकेश जी यहाँ आओ, बोले हाँ साहब, मैंने कहा जरा इस पे लटको यार, मुकेश जी लटक गए, प्रॉपर नाउन टक गया। बाजार से 1 किलो चीनी लाके टांग दी, एक गुच्छा टांग दिया, एक माला टांग दी, गार्लैंड, कलेक्टिव नाउन। जरा अपने अंदर से प्यार, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, कायरता, इनको निकाल के टांग के दिखाइए। देन लव, हेट, एंगर, व्हाट आर दे? ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट। किसी का गला काट कर एक थैले में डाल के टांग दो, टक जाएगा, कॉमन नाउन है। किसी का नाक काट के एक थैले में डाल के टांग दो, कॉमन नाउन है। किसी का आंख निकाल के टांग दो, टक जाएगा। लेकिन किसी चेहरे से सुंदरता को निकाल के टांग के दिखाइए। इज इट पॉसिबल? देन ब्यूटी इज व्हाट? मैंने सच बोला, क्या पकड़ के टांग दूंगा क्या? देन ट्रूथ इज व्हाट? लाई, झूठ, नहीं टांग सकते। ये तार है, ये तार तोड़ा और मैंने यहां एक टांग दिया, कॉमन नाउन टक गया। एंकर कंपनी का टांग दिया, प्रॉपर टक गया। 5 मीटर टांग दिया, इसमें बहती हुई इलेक्ट्रिसिटी को टांग के दिखाइए। इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैंने कहा ना गिरगिट है, जब ये मीटर के माध्यम से हमारे घरों में प्रवेश कर जाती है तो ये नप जाती है, और नपते ही किसमें कन्वर्ट हो गई? मटेरियल। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जब तक वातावरण में फैले हैं एब्स्ट्रैक्ट। एक सिलेंडर में भर दीजिए, खाली को तोल लीजिए, भरे को तोल लीजिए, द डिफरेंस इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। वो मटेरियल नाउन में कन्वर्ट हो। लॉजिकली सोचिए हर चीज के लिए। ये साइट है, आपकी नजरें हैं, आंख निकाल सकते हो लेकिन ये दृष्टि को नहीं डाल सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपके अंदर लस्ट उठ रहा है, कामुकता उठ रही है, क्या टांग सकते हैं? देन लस्ट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्लूरलाइज देम। उनका बहुवचन नहीं बनता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। और बहुत से बहुवचन के जैसे नियम हैं, उनको कंटिन्यूअस में भी नहीं लिख सकते। जैसे आई लव यू ही बोलेंगे, आई एम लविंग यू गलत होगा। आई हेट यू ही बोलेंगे, आई एम हेटिंग यू नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ये नाउन। और नाउन कन्वर्ट होते जैसे लव इज ग्रेट बोला, नाउन बन गया। आई लव यू बोला, वर्ब बन गई, है ना। योर लव इज ग्रेट, लविंग राम्स बिहेवियर, तो यहां एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो एक शब्द कईयों में बदले। तो समझ में आया कि वो सभी चीजें एयर, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट, टांक नहीं सकते। आपका शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपको कहीं जाना है, क्या निकाल के टांग सकते हैं क्या? तो कौन सा नाउन? किसी को बुखार है, टांग सकता है क्या? तो फीवर हो गया, कोरिजा खांसी हो गई, और आपका कैंसर हो गया, टीबी हो गया, व्हाट आर दे? ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट्स। क्या मैं समझा पाया आपको? लास्ट टाइम द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए नाउन. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 parts. A word which can be used for any person, place and thing is called a common noun. Boy, girl, man, woman. A particular word which is used for a particular person, place and thing is called a proper noun. Ram, Mohan, Sohan, Delhi, Mumbai, Kolkata, Madras. All those things which are bought and sold with the help of measurement are called material noun.
A word not having s or es, but whenever we are just going to pronounce it, it makes us to feel about the gathering of many persons, places and things. Abstract noun which cannot be seen but felt. उदाहरण देके मैंने समझा। अब मैं जब आगे बात करूंगा आपसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब में, तो दो शब्दों का यूज करूंगा। ग्रामर ने कहा कि आप कब तक इन पांचों नाउन्स को बोलते रहोगे, तो ग्रामर ने इन सभी 5 नाउन्स को 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड और अनकाउंटेबल में 2 ही नाउन आता है, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि मटीरियल कैसा है, नपता और तुलता है, और एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ महसूस। तो अब हम जब भी बात करेंगे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब में, तो आई विल से जस्ट प्रोनाउंस 2 वर्ड्स ओनली, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जो गिन सके, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, वुमन हो गया, और अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड। और अनकाउंटेबल में 2 ही आएंगे, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये सब प्रिंट में मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? मैं आगे अब प्रोनाउन पे चलता हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। आज का दिक्कत है आपको, ये समझ में तो आ गया, यू गॉट इट? ये थोड़ा सा रहेगा तो हमको फेनेटिक्स वगैरह में थोड़ा सा सहूलियत रहेगा करने में। देखिए, मैंने आपसे पूछा क्या है, आपने कहा साहब ये नाउन। नाउन है, हाँ? अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस सेंटेंस लाइक दिस। ये किसके लिए आया है शब्द? एंड दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। A word which is used in place of a noun, एक शब्द जिसे नाउन के स्थान पे। आप उधर बैठ जाया करो, यहीं बैठना जरूरी थोड़ी, आप परेशान हो रहे हैं। अब यार मैं राइट हैंड तो कहां से लाऊं? अब मैं क्या करूं? आइए, अब तो नहीं कर सकता राइट का प्रैक्टिस, तो लेफ्ट ही रहेगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। आपको बार बार परेशानी हो रहा था वहां से। तो ग्रामर ने कहा अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। एक शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होगा, अंग्रेजी की भाषा में उसे प्रोनाउन। 3 बार ग्रामर ने बोला है। पी प्रेजेंटर, प्रस्तुतकर्ता। आर रिप्रेजेंटेटिव, एमआर आते हैं ना कंपनी के, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर भी क्या करते हैं? जो ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। 3 बार बोला है प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता किसका कहलाता है? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। एक शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी की भाषा में उसे प्रोनाउन। क्लियर? एंड एज फार एज द प्रोनाउंस आर कंसर्न, जैसे नाउन को 5 भागों में बांटा, एंड एज फार एज द प्रोनाउन इज कंसर्न इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। इन्हें 9 भागों में बांटा गया है। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। ये चीज सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आपके बहुत काम आएंगी। इनको आप देखें, आप बात बहुत कर रहे हो दोनों। मेरी क्लास में थोड़ा सा डिसिप्लिन का रीजन, वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा क्लास। अगर मुझसे पढ़ना है तो डिसिप्लिन चाहिए मुझे क्लास में, इतना सा ध्यान रखना। आप मुझे यहाँ मात दीजिए, मुझसे यहाँ खेलिए, लेकिन आपस में बात मत करें। मुझे अच्छा लगेगा जब मेरे से बात करेंगे आप यहाँ।
लेकिन ये आपस में बात करना और ये पढ़ने आए, पढ़ने का मकसद रखिए। दोबारा बोल दीजिए, अभी नहीं समझा। गॉट इट? आई प्रोनाउन 9 भागों में बांटा गया सबसे, और इसको दिमाग, इंग्लिश को जब तक यहां भेजे में नहीं रखेंगे नहीं आएगी समझ। पहला कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए 2 सेंटेंस। आज तक का तारीख में 2 ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। द फर्स्ट वन इज ईच अदर एंड एज फार एज द सेकेंड वन इज दैट इज वन अनदर। ईच अदर यूज फॉर 2 ओनली, केवल 2 के लिए प्रयोग होता है। अब 2 का बोलने में संसार में 3 ही तरीके हैं। या तो 2 नाम लेगा राम एंड श्याम, या लिखेगा BOTH बोथ, बोथ का मतलब भी कितना, या लिखेगा TWO 2 बॉयज 2 गर्ल्स 2 मैन, कि जब भी 2 का बात होगा तो हमें किसका यूज करना है? तो इन प्लेस ऑफ वन अनदर वी हैव टू राइट डाउन ईच अदर। ब्लैंक प्लेस देके पूछेगा आप। अब यहां क्या कह रहा है? यानी 2 की बात नहीं कर रहा। 2 की बात करता तो बोथ लिखता, TWO 2 लिखता। इसका मतलब 2 से ज्यादा की बात कर। और when you are talking about more than 2 you have to use one another। तो यहां each other नहीं आएगा, one another। Reciprocal pronoun, there are only 2 in the history of English language। First one is each other, second one is one another। As far as each other is concerned, that is used for 2, and as far as one another is concerned, that is used for more than। अब कितनी सी बात है, बस ईच अदर वन अनदर, ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर 2 के लिए। वाक्य को पढ़ूंगा, 2 की बात कर रहा है। 2 की बात करने के संसार में 3 तरीके, या 2 नाम लिखेगा, या BOTH लिखेगा, या TWO 2 लिखेगा। जब ये स्थिति होगा तो मैं ईच अदर से डिस्कस करूंगा। एंड इफ द सेंटेंस इज यूजिंग मैनी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट मोर देन 2, एंड इन दैट कंडीशन आई हैव टू यूज वन। बोली समझ में आया नहीं आया? 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर 2 से अधिक। आगे बढ़ूं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ग्रामर कहती है कि ऑल दोज वर्ड
which are used to ask a question are called interrogative pronouns. वो सभी शब्द जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, अंग्रेजी की भाषा में उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी इनमें भी बहुत चेंज आ जाता है। मैं लिखता हूं सपोज, वेयर आर यू गोइंग। अब मैंने लिखा वेयर यू आर गोइंग। अब ये प्रश्न सोचने का मुद्दा आ गया, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत। दोनों ही सही है। मैं प्रश्न पूछना नहीं चाह रहा आप लोगों को डिस्करेज करने के लिए। दोनों ही सही हैं। दोनों का मतलब है तुम कहां जा रहे हो, इसका भी मतलब है तुम कहां जा रहे हो। लिखने का अंदाज बदल गया। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब। प्रोनाउन जब होता है वो अपने आप हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लेता है। अब प्रोनाउन होता है वो अपने बाद सब्जेक्ट और वर्ब ले। आपने जिंदगी भर ये काम किया, लेकिन न टीचर ने समझाया न आपने समझने का कोशिश किया। आप तो केवल बस वो नंबरों की संख्या में फंसे हुए थे कि कैसे तैसे आ जाएं, वरना जिंदगी भर आपने 7th 8th 9th 10th 11th 12th और उसके बाद भी किया है। कहाँ किया ये प्रश्न पैदा होता है। किया नहीं किया? तो आपने किया क्या था इस सेंटेंस में? हकीकत में इसका अर्थ है राम ने सीता से पूछा कि तुम कहां जा रही हो, राम ने सीता से पूछा कि वो कहां जा रही। सिंपली यू देखिए, इंग्लिश का एक सिद्धांत है, आप वाक्य से कैसे भी खेलें, बट एज फार एज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कंसर्न्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये इंग्लिश का सिद्धांत है। जैसे मैंने लिखा ही इज फुल। सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन में और सेंटेंस का। वो बेवकूफ है, मैं लिखूंगा ही इज नॉट वाइज। वो समझदार नहीं है। यानी एज फार एज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कंसर्न इट शुड नॉट बी चेंज। मतलब वही चीज आपने जिंदगी भर किया है। आपने करा क्या है, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव एडवर्ब में बदल दिया। और ये देखिए इसने अपने बाद क्या लिया, सब्जेक्ट। ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। और अंत में ये हटा के क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा। तो ये फुल स्टॉप आ जाता है सेंटेंस में और कुछ नहीं हो। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। ध्यान रखिए, ग्रामर ने कहा वो सभी भारत में ऐसे ही बोलते हैं, W और S से शुरू होने वाले शब्द जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, अंग्रेजी की भाषा में उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऑल दोज वर्ड विच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव। इसमें एक तरह से ही प्रश्न पूछा जाता है जो सेंटेंस आपके अरेंजमेंट एक टॉपिक है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, अगर आपको ध्यान हो तो। अब देखिए इसमें मैंने लिखा हु इज राम। कईयों को राम नाम से आपत्ति हो रही है। इसने ही, यही वो शब्द हैं, यही हमारा धर्म है जिसने हमारे को जातियों में कन्वर्ट किया है। और जातियों में कन्वर्ट होने की कृपा से हम सबों को रिजर्वेशन भी मिल रहा है और आनंद भी कर रहे हैं। ये जातियों के कारण ही है। और फिर हम उस भगवान के ऊपर मुंह बनाते हैं। कैसा हास्यास्पद स्थिति है कि जिस धर्म के नाम पे हमको रिजर्वेशन मिल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उसी का
कईयों को दिक्कत हो रही है राम नाम लिखने से। इट्स अ ग्रेट वन, इट्स अ ग्रेट वन। तो कईयों को आपत्ति है, मैंने बताया उनको अपना बुद्धि बदलना पड़ेगा, इसी के कारण उन्हें सब कुछ मिल रहा है। तो धन्यवाद दो इस धर्म को जिसके भेद के कारण हमको रिजर्वेशन भी मिल रहा है और कुछ भी। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे यही नाम सिखाए गए हैं भाई, तो मैं वही लिख रहा हूं। आइए कम टू द पॉइंट। तो हु इज राम मैंने बोला, ये वाक्य सही है, और मैंने बोला दिस इज रॉन्ग सर, इट्स अ रॉन्ग वन। प्रश्न पैदा हुआ क्यों? संसार में एक ही कंडीशन है बच्चों, जब सजीव भी अपने साथ विच का यूज कर रहा था। There is only one condition as far as the history of English language is concerned where the living takes which. नियम क्या है? मैंने लिखा who is the better। देखिए कंपेरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द ले गई। Who is the better? राम और श्याम। ये भी गलत है, यहां हु नहीं आएगा, इट विल टेक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, क्यों? ग्रामर ने कहा व्हेन यू आर सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ मैनी और मे बी आउट ऑफ टू, जब दो या दो से अधिक में से, दो या दो से अधिक में से, दो या दो से अधिक में से किसी एक को चुने। When you are selecting one out of two or maybe more than two। यहां मैंने अमंग लिखा है, और अमंग का मतलब दो से ज्यादा, और यहां मैं चुन रहा हूं दो में से कोई एक। तो जब आप लोग दो या दो से अधिक में से, दो या दो से अधिक में से, दो या दो से अधिक में से किसी एक को चुनेंगे, तो सजीव के लिए भी हमेशा। अब देखिए एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, अब मैक्सिमम लोगों का सोच इसी पे जाएगा, इस पे नहीं। अब इसमें भी हम बहुत सौ में से किसी एक को चुन रहे हैं। अब स्टूडेंट कहेगा साहब कैसे पता लग रहा है? कुछ भी इंग्लिश में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होता। मैं तो मेरे 20-22 साल के तजुर्बे में यही समझाऊं, केवल नजर चाहिए उसको पहचानने की कि व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर कितनों के लिए आता है? दो दो जगह उसने इशारा किया है कि आई एम टॉकिंग अबाउट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट वन। और जब बहुत सारों में से किसी, तो सजीव के लिए भी। क्या मैं समझा पाया? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। कल